हेलो कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रेन चॉइस एकेडमी में। तो आज हम डे नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सा, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही ईजी चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है सब नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और मैं इसमें आपको कितने क्वेश्चन करवाऊँगा, 60 क्वेश्चन करवाऊँगा, जो कि 30 क्वेश्चन आज करवाऊँगा और 30 क्वेश्चन कल वाले लेक्चर में करवाऊँगा। ठीक है, तो 27 वाले में कल जो आएगा उसमें 30 क्वेश्चन और आज 30 क्वेश्चन करवाएंगे। तो अब आपका बस एक चैप्टर बचता है, केमिकल इफेक्ट वाला जो चैप्टर है उसका 2 लेक्चर देंगे और आपका सील द यूनिट ऑफ लाइफ उसमें एक शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगा पूरा। मतलब इसके अलावा, इस चैप्टर के अलावा आपको मैं और 3 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो मतलब कि कितने 27 3 मतलब आपको टोटल 30 लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया है, करूँगा टोटल 30। तो 30 लेक्चर में आपके साइंस का जो सिलेबस है ना, टोटल ए टू जेड आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एएमयू के लिए कर रहे हो या जेएमआई के लिए कर रहे हो या बीएचयू के लिए कर रहे हो या किसी भी चीज कंपटीशन के लिए कर रहे हो, एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, अगर उसमें 8th का सिलेबस है तो आप इस लेक्चर को अटेंड कर लें। आपका साइंस 100% यहाँ से कवर हो जाता है। आपको करना क्या होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर आप पीवाईक्यू लगे, चाहे किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करो। ठीक, तो ये आपका जो सब नेचुरल फिनोमेना है, ये फिजिक्स का पोर्शन है और ये चैप्टर नंबर 12 है। तो ये इसमें आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं इसमें, मास्टरिंग सीरीज जो चल रहा है इसमें मास्टरिंग कर रहे हैं। किस पे मास्टरिंग कर रहे हैं? एनसीईआरटी पे। और हम जानते हैं कि एनसीईआर मतलब कोई भी कंपटीशन वगैरह हो तो उसमें एनसीईआरटी से बाहर तो आपके क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम ही सब नेचुरल फिनोमेना, मतलब इसमें लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, यही सब चीज़ें हैं। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि जो लाइटनिंग होता है वो किसकी वजह से काउज होता है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज या वाटर वेपर या विंड, इन सब ना वाटर ना ये। तो ये जो लाइटनिंग देख रहे हो तो ये किसके वजह से होता है? ये सिंपल सा आपने पढ़ रखा हुआ, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है लाइटनिंग। तो इसका ऑप्शन बहुत ही आसान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ज ऑफ द सेम काइंड के चार्ज जो होता है वो आपस में क्या अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। देखो न्यूट्रलाइज तो होगा नहीं, रोटेट होगा नहीं। न्यूट्रलाइज क्या होता है? इक्वल चार्ज, इसमें सेम काइंड है डिफरेंट काइंड है कुछ ऐसा नहीं होता है। तो सिंपल सा होता है, जब सेम चीज़ होता है ना वो अपने आप को रिपेल करता है। तो अट्रैक्ट क्या करते हैं? जैसे कि ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, मतलब कि डिफरेंट, अगर डिफरेंट टाइप का चार्ज हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट बोले तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा? आपस में ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट। लेकिन अगर दोनों माइनस हो, दोनों कभी कभी देख, तो भाई बहन में बनता है क्या? नहीं बनता है। बहन बहन में बनता है? अरे बात मतलब लड़ाई होती है ना बचपन में, वो वाली बातें कर रहा हूँ। तो नहीं बनता। तो जो सेम होते हैं ना, सेम या सेम जनरेशन हो, सेम, उसमें आपको क्या होता है, ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि चल भाई यहाँ से चला जा, दूर चला जा, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। लेकिन अगर यहाँ पे समझ रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, फिर अट्रैक्ट करने लग जाएगा। समझ जाओ यार, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर सेम चार्ज हो, सेम हो तो अगर क्या सेम काइंड का चार्ज हो तो वो आपको रिपेल करेगा, डिफरेंट काइंड का तो आपको अट्रैक्ट करेगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को। आप बस वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शन बहुत ही आसान है, आपको आता ही होगा, आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा। बस क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिए। 60 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर 60 में आपको 60 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो मतलब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, सिंपल सा क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है बॉडी में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? है ना, जो चार्ज है भाई इकट्ठा हो जाता है किसी बॉडी में, वो प्रोसेस पूछा है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक, क्या बोलते हैं बताओ? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होगा भाई। तो ये तो एक्यूमुलेशन नहीं होता, ये एक जैसे दूसरी जगह जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक का तो इसमें कुछ बात ही नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैसे क्या लेना देना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हु डिस्कवर्ड द लाइटनिंग एंड स्पार्क। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने कि लाइटनिंग को डिस्कवर किया था। तो बताओ किसने डिस्कवर किया था? बताओ बताओ बताओ। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी में चार्ज है कि नहीं है, या उसमें है तो कितना है, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। उसके लिए बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। अब देखो अमीटर क्यों यूज करते हैं? अमीटर जो होता है करेंट फ्लोइंग के लिए, अमीटर जो होता है ना वो करेंट फ्लोइंग के लिए यूज करते हैं। करेंट कितना इसमें फ्लो हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए करेंट फ्लोइंग।
और जब वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट किसके लिए यूज होता है, वोल्टेज के लिए, ठीक है, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर। चलिए, तो गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के लिए, है ना, डायरेक्शन के लिए, ये डायरेक्शन बताता है। इसको चलो लिख ही देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, अपने भाई लोग हैं। ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन को डिटेक्ट के लिए यूज करते हैं, किसका डायरेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक पूरा लिख दो, इलेक्ट्रिक करेंट। तो देखो एमीटर यूज होता है करेंट को फ्लोइंग को डिटेक्ट मेजर करने के लिए, और वोल्टमीटर वोल्टेज के लिए, इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है कि कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, किसकी डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक करेंट की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन थंडर स्टोन वी शुड अवॉइड, हम जब थंडर स्टोन वगैरह होता है तो हमें उसमें क्या चीज़ से बचना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ। ओपन फील्ड में चले जाओ भाई, ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई। ओपन फील्ड में टॉल ट्री के पीछे पास जाना चाहिए, मेटल ऑब्जेक्ट्स को, है ना, अरे 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 सॉरी अवॉइड, हम बचना चाहिए। हाँ, तो हमें ओपन फील्ड से जाने से बचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, टॉल ट्री के पास भी नहीं जाना चाहिए, मेटल ऑब्जेक्ट पास भी नहीं जाना चाहिए, इसमें क्या हर एक चीज़ से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत लॉजिकल है, मतलब बस आपको पढ़ा है तो आ जाएंगे, और नहीं है तो नहीं आएंगे। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें और लेक्चर अटेंड करें, मोर देन इनफ होगी। 7 क्या कह रहा है, द डिवाइस यूज फॉर, कौन सा डिवाइस का नाम पूछा है, यूज प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। आप देखते हो ना कि लाइटनिंग से बचाने हमारे बिल्डिंग वगैरह बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं उसके ऊपर एक डिवाइस लगाया जाता है। तो सिंपल से वो पूछा है कि बताओ उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइट को क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। जब पुलिस आता है ना चोर को अरेस्ट करने के लिए, उसी तरीके से जब लाइटनिंग होता है ना उसको अरेस्ट कर लेता है। ये कंडक्टर ट्रांसमीटर ये सब तो कुछ बकवास है। तो सिंपल सा लाइटनिंग, देखो लाइटनिंग से याद कर ले तो याद ही होगा आपको, लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के एसआई यूनिट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के एसआई यूनिट को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं ना, कॉलम। एसआई यूनिट का इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कॉलम होता है। अब बताओ वोल्ट किसका एसआई यूनिट है, वोल्ट किसका एसआई यूनिट है, पावर या पोटेंशियल डिफरेंस। और एम्पियर किसका एसआई यूनिट है बताओ, इलेक्ट्रिक करेंट। लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक करेंट। और ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस के लिए होता है, रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट। वोल्ट किसका होता है बताओ 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 भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट वो ऐसा यूनिट होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। उसके बाद एम्पियर किसका ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। और कूलम किसका ऐसा यूनिट, चलो इसे भी लिख देता हूँ, क्या याद करोगे तुम भी, है ना, लिख दूँ, क्या ही याद करोगे, मैं लिख देता हूँ। तो कूलम ऐसा यूनिट किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक। देखो ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करेंट अगर आ जाए तो एम्पियर हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए तो कूलम आ जाएगा, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस आपको बहुत आसान ओम होता है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इन दोनों को कृपया करके ज़रा गौर से देखें। इलेक्ट्रिक वर्ड बंदे देखते हैं निकल लेते हैं, नहीं भाई, इलेक्ट्रिक के बाद आगे पढ़ना होता है ना, मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्ड है, तो कुछ बंदे क्या करें, जहाँ पे इलेक्ट्रिक देखा भाई एम्पेयर लगाओ निकल लो, बी ऑप्शन। यार मेरे तो भाई सारे मार्क्स नहीं, ऐसा नहीं क्या करते। इलेक्ट्रिक के बाद अब देखो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक यहाँ पे अगर चार्ज ना होकर अगर करंट दे देता तो क्या होता है, फिर एम्पियर होता है। तो एक एक वर्ड में यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिए, है ना। क्वेश्चन ऐसा आई होप कि आप पूरा पढ़ते होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर बिटवीन, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो किसके किसके बीच में होता है बताओ, किसके किसके बीच में होता है, क्या क्लाउड एंड ग्राउंड के बीच में होता है क्या, ऐसा मे बी। टू नेगेटिव चार्ज नहीं, या नेगेटिव ये ऐसा तो होगा नहीं, इंसुलेटर में क्यों होगा भाई, है ना। तो ये क्लाउड जो लाइटनिंग वगैरह होता है, लाइटनिंग क्यों होता है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे है, यहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और ग्राउंड में नहीं होता उतना, तो ये एक्सचेंज करने के लिए है ना, एक्सचेंज करने के लिए भाई, चल भाई चेंज करते हैं। तो ये डिस्चार्ज कहाँ पे आता है, ग्राउंड में हो जाता है डिस्चार्ज। तो इस वजह से आपका किसके बीच में होगा, क्लाउड। ये आपका सपोज कि क्या है, ये आपका क्लाउड है और ये आपका है ग्राउंड, तो इन दोनों के बीच में आपका होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक।
बहुत ही आसान। देखो यार, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ है नहीं, ना फॉर्मूला ना कुछ कॉन्सेप्ट है। बस आपको थ्योरी पता होना चाहिए तो इजीली बन जाएंगे, नहीं पता है तो नहीं बनेंगे। इसलिए आप थ्योरी बार बार पढ़ें और एक बार इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें। आपको इसमें अच्छे तरीके से देखने का मतलब मेरा क्या होता है कि जैसे आपके सामने से क्वेश्चन नंबर 10 आया, मैंने अभी नहीं बताया ना, आप वीडियो क्या कर दो, पॉज कर दो। ठीक है, पहले पॉज करो, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए कि भाई ए होगा बी होगा। आप साइड में अपने कॉपी में कोई इसका मान मेरे अकॉर्डिंग मान लेता हूँ, मैं इसका ऑप्शन नंबर में सी देता हूँ। ठीक है, तो चलो मैंने सी लिखा। अब क्या करो, अब वीडियो को फिर स्टार्ट करो यहाँ से, फिर से यहाँ से अगेन स्टार्ट करो या प्ले करो, जो भी बोल दूँ प्ले लिखता हूँ, स्टार्ट करो। देन आप चेक करो कि आपने जो लिखा है और मैंने जो आपको बताया वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब मैं देख इसे चेक करने के लिए क्या करना, प्ले करना। जो प्ले करें तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, फिर आप अपने ऑप्शन को चेक करेंगे कि आपका ऑप्शन सही है गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, द बेस्ट प्लेस टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग लाइटनिंग के दरमियान हमें सबसे बेस्ट प्लेस क्या होता है, जहाँ पे हमें मतलब कि शेल्टर, जहाँ पे हमें बैठ जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। तो सिंपल सा है, क्या अंडर ट्री नहीं, या ट्री के पास तो जाना चाहिए, ओपन फील्ड में नहीं जाना चाहिए, लाइटनिंग के वक्त तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए भाई, या अर्थक्वेक के वक्त जाना चाहिए। ठीक है, तो इनसाइड द हाउस, हाँ ये जा सकते हो। उसके बाद ऑन द रूफ टॉप, क्या रूफ की छत पे जाना चाहिए भाई, लाइटिंग आ रहा चल भाई छत पे चल, नहीं ऐसा नहीं होता, ये आपको घर के अंदर चले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी है। तो आपने भी चेक किया, आपने सी लिखा था और मैंने भी सी बताया, तो मतलब आपके बहुत अच्छे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, तो आपका सही है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर गलत होता, अगर आपने आप समझ के डी लिख लिया होता और मैं सी बता रहा हूँ, तो आप दोबारा फिर से यहाँ ट्राई कर सकते थे, क्या दिक्कत है। आपके पास वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ना, ऐसा थोड़ी मैं वीडियो हटा दूंगा, रहेंगे ही। तो ऐसे क्या कीजिए तो ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ के कौन से पॉइंट से आपका अर्थक्वेक का ओरिजिन, तो आप अर्थक्वेक वाले टॉपिक बात हूँ, लाइटनिंग खत्म हो चुका, अर्थक्वेक पाए, तो कौन से अर्थ का कौन सा पार्ट है जहाँ से कि अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, तो कौन सा पार्ट होता है बताओ। ये ऑलरेडी आपको पता भी होगा और पता होना चाहिए। फोकस वाला जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे फोकस वाला पॉइंट देख रहे हो, तो इस वाले पॉइंट से आपका अर्थक्वेक जो फोकस है, तो यहाँ से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। देखो एपी सेंटर क्या है, एपी सेंटर जो अपर जो क्या है इसमें, देखो यहाँ पे सबसे ये एपी सेंटर वाला पोर्सन है, इसमें डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हो, अर्थ जहाँ पे होता है, मतलब क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक इज फेल्ट, तो जहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, या डिफरेंशिएशन क्या याद करना भाई इसमें। और फॉल्ट क्या होता है बताओ, फ्रैक्चर जोन होता है फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट मतलब फ्रैक्चर जोन होता है। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट जो होता है, देखो क्रस्ट क्या होता है, जो आपका अपर मोस्ट सरफेस होता है, जो सबसे अपर मोस्ट सरफेस होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी पे है, द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, द पॉइंट ऑफ ऑन ऑल सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, जो फोकस के जस्ट ऊपर का जो सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा पॉइंट है। देखो फोकस आपका यहाँ पे था, जस्ट एबव है ना, ये आपका पूरा यहाँ तक फोकस है, इसके जस्ट एबव वाला पोर्शन कौन सा आपका एपी सेंटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कि ऐसा पॉइंट बताओ जो कि डायरेक्टली एबव द हो, किसके, फोकस के ऊपर हो, तो फोकस के ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं। अब पूछा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेज़र करते हैं, अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान सा सस्ता सा क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, है ना। ये आपका डायग्राम देखो, सिस्मोग्राफ को जैसा डायग्राम होता है जिससे कि आप अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हो। तो बैरोमीटर से क्या मेज़र करते हो बताओ, बैरोमीटर से क्या मेज़र करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हो, और थर्मोमीटर से क्या मेज़र करते हो, आप टेम्परेचर मेज़र करते हो। तो सिस्मोग्राफ से क्या मेज़र करते हो, आप अर्थक्वेक मेज़र करते हो। ठीक है, बैरोमीटर से क्या करते हो बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और थर्मोमीटर से क्या मेज़र करते हो, टेम्परेचर। ठीक, तो सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। अब मैग्नीट्यूड पूछा है, अब देखो ये तो आपने क्या कि भाई अर्थक्वेक को मेज़र किया, अब इसने कितना ज़्यादा अर्थक्वेक कितना आया 1.1 आया, 2 आया, 3, 4 समथिंग कितना आया। मैग्नीट्यूड मतलब कि आपका कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 में, उसको काउंट करने के लिए क्या यूज़ करते हो, उसको काउंट करने के लिए क्या आप सेल्सियस के लिए यूज़ करते हो, नहीं ये तो टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, और केल्विन इसके लिए हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए हम करते हैं रिक्टर स्केल, है ना, रिक्टर स्केल। देखो कुछ ऐसा दिखता है ये, इसमें आप जितना जैसे 1 देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि जो आपका अर्थक्वेक आया था किस लेवल का था, बहुत डेंजर था कि बहुत नॉर्मल सा था, उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक था, कुछ इसके थ्रू हम उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 15 क्या कह रहा है, अर्थक्वेक वेव आर कॉल्ड, जो अर्थक्वेक का वेव होता है उसको हम कौन सा वेव कहते हैं बताओ, कौन सा वेव कहते हैं उसको हम,
क्या साउंड वेव कहेंगे, रेडियो वेव कहेंगे, ग्रेविटी वेव कहेंगे? नहीं, इसको हम एक अलग सा वेव कहेंगे जिसको हम कहते हैं सिस्मिक वेव, है ना। सिस्मिक वेव देखो कुछ ऐसा वेव होता है जहाँ पे फोकस हमने क्या देखा कि फोकस आपका क्या हो रहा था, अर्थक्वेक जनरेट हो रहा था। तो ये जो कुछ ऐसा आपका यहाँ से वेव जनरेट होने लगता है, फिर ये आपका अर्थक्वेक में तब्दील हो जाता है। तो ठीक है, ये आपका कौन सा वेव होता है? सिस्मिक वेव होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 60 क्या है? द आउटर, देखो अभी बता चुके हैं। तो द आउटर मोस्ट लेयर, जो अर्थ का जो आउटर सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्रस्ट। अर्थक्वेक आर मोस्टली कॉमन इन, अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कहाँ पे आता है? क्या वो डिजर्ट इलाके में आता है, या कोस्टल एरिया, या सिस्मिक जोन, या प्लेन से में आता है? तो मोस्ट कॉमन पूछा ना, मोस्ट आता तो हर जगह है, लेकिन आपका मोस्ट कॉमन पूछा ना। मोस्ट कॉमन अगर वर्ड जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिस्मिक जोन। जो सिस्मिक जोन होता है ना, तो वहाँ पे आपका अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सिस्मिक वेव। अब देखो सिस्मिक जोन में आता है और सिस्मिक वेव होता है ना। सिस्मिक वेव हमने देखा क्या है, तो उसमें देखो PS कुछ ऐसा वेव आता है, सरफेस वेव आता है, उसका ये तीनों वेव आते हैं। इसमें से सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सा होता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आप जानते होंगे। सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सा होता है? सरफेस वेव। सरफेस वेव जो होता है सिस्मिक वेव का, वो सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 19 का है द मेजर अर्थक्वेक अकर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ। जो मेजर अर्थक्वेक होता है अकर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट से सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है? क्या एटमॉस्फेयर के मूवमेंट से आता है? यार एटमॉस्फेयर तो बाहर का इलाका है। ओशियन वेव तो अपना इलाका है मान के चलो यार। विंड करेंट ये भी अपना इलाका है। तो कौन सा प्लेट है ना, आपने ऑलरेडी सब यार देखो, ये सब सुना सुना सा लगता है, सोना सोना नहीं, सुना सुना। तो ये कौन सा किसके वजह से होता है? मेरे अर्थक्वेक जो होता है कौन से किसके मूवमेंट की वजह से होता है? टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट होता है वो, जब मूवमेंट होता है उसके अंदर, तो उससे हमारा क्या होता है? जब मूवमेंट होता है तो उससे हमारा अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का पहला बताएंगे, बताइए, वीडियो पॉज कीजिए फिर बताइए। अर्थक्वेक अंडर द ओशन कैन काउज। जो अर्थक्वेक हो जाए अगर वो किसी ओशन वगैरह में हो जाए तो वो क्या काउज कर सकता है? क्या वोल्केनिक इरप्शन करेगा? क्या ये वोल्केनिक इरप्शन ओशन में होता है? ओशन में होता है? नहीं यार। सुनामी, हाँ सुनामी हो जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुनामी। जो सुनामी वगैरह जो आता है ना, बहुत ज़्यादा आता है, तो वो अर्थक्वेक की वजह से ये काउज उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। बहुत ज़्यादा डेंजर वाला सुनामी आ सकता है अर्थक्वेक की वजह से। किसके अंदर? ओशन के अंदर। अब देखो बहुत ही आसान था। प्रोटेक्शन हमें इस वक्त क्या क्या करना चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर है, क्या क्या सेफ्टी के लिए हमें करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर क्या है। 21 क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा नहीं टेंशन लेने का, बस पढ़ाई कीजिए अच्छे से, बिंदास होकर पढ़िए। ओके ब्रो। अब पूछा है द सेफेस्ट प्लेस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के वक्त हमें सब कहाँ पे जाना चाहिए? क्या सेफेस्ट प्लेस पूछा है? क्या नियर विंडो? भाई अर्थक्वेक आ रहा है आपका खिड़की के पास जाओगे, देखें यार कैसा अर्थक्वेक, देखते हैं नज़ारा कैसा। नहीं, ऐसा नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं सोचा करते है ना, ऐसा बोला भी नहीं करते, गलत बात, ऐसा नहीं होगा। तो इनसाइड द एलिवेटर, क्या आप एलिवेटर के अंदर चले जाओगे? नहीं यार, ऐसा क्या क्या बात लिखे है। हाँ, अंदर द स्टडी टेबल, हाँ मे भी जा सकते हो। नियर बिल्डिंग, बिल्डिंग नियर भी नहीं जाना है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे जाना चाहिए? अंदर द स्टडी टेबल, है ना, जो टेबल की वो वहाँ के अंदर जाना चाहिए। तो 22 क्या कह रहा है? अर्थक्वेक रेसिस्ट बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग। अर्थक्वेक रेसिस्ट बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, बताओ इसका ऑप्शन। 22 का ऑप्शन सिंपल था कि कैसे हमको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, मतलब अर्थक्वेक से बचने के लिए बिल्डिंग को किस टाइप से कंस्ट्रक्ट कैसे बनाना चाहिए। क्या उसको हैवी मटेरियल से बनाना चाहिए? नहीं हैवी। क्या वीक फाउंडेशन होना चाहिए? उसका फाउंडेशन ही वीक दोगे तो भाई जैसे अर्थक्वेक का टाक से बिल्डिंग आपका धड़ाम से गिरेगा। वुडन रूफ, वुडन रूफ रहता है फिर भी धड़ाम से गिरेगा। हैवी मटेरियल का भी कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता। इसको फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर से हमें बनाना चाहिए, ताकि अगर आपका अर्थक्वेक आए तो थोड़ा इसको ऐसे घुमा फिरा दे, थोड़ा नचा दे, लेकिन आपका बिल्डिंग ना गिरे, आपका कोई नुकसान ना हो। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। और यार अच्छे से करो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। और लाइक तो ज़रूर, लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो आपको क्या करना, बस लाइक बटन पे बना, उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से ट्राई करता हूँ कि यार आए, है ना, और लेक्चर लेकर आऊँ। तो अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत भी है हमें। ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। शेयर करने के बाद आप लाइक भी ज़रूर करें। लाइक करना नहीं भूलें। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट का ज़रूर क्या करो कि आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करके बताया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नोट डन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। इसमें से
क्या नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक? स्टे इनसाइड द इंडोर। क्या जब अर्थक्वेक आ रहा होता है तो आपको स्टे इनसाइड द इंडोर, हाँ अंदर चले जाना। यूज़ एलिवेटर नहीं है, एलिवेटर को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है। टेक कवर अंडर द स्टडी फर्निश्ड, हाँ ये भी हमने बताया, ये करना चाहिए अपना कवर करने के लिए। मूव अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से अगर कोई खुला खुला प्लेस हो तो वहाँ बिल्कुल चले जाना चाहिए, लेकिन आपको उस वक्त एलिवेटर यूज़ नहीं है। हमें शुड नोट है ना, क्या हमें उस वक्त नहीं करना चाहिए, शुड नोट पे है ना, नोट पे ध्यान दीजिए, शुड नोट आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। 24 क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक मॉनिटरिंग इन इंडिया। तो गवर्नमेंट उस बॉडी का नाम बताओ जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थक्वेक को मॉनिटरिंग करने के लिए। तो उसका कौन सा बॉडी है बताओ? इसरो, BARC, इसके लिए होता है IMD होता है, ठीक है। तो IMD का फुल फॉर्म बोले तो क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखो लिख देता हूँ मैं, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, बताओ IMD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसमें आपको याद रखना इंडियन, ठीक है, इंडियन मेट्रो है ना, मेट्रो MET मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जब आप बाहर हो, है ना, बाहर आउटसाइड, जब अर्थक्वेक हो और बाहर हो। इफ़ यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आ रहा होता है, आप बाहर रहते हो घर से द्वार से, तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए? रन टुवर्ड्स बिल्डिंग, आपको क्या बिल्डिंग की तरफ भागना चाहिए? चल भाई घर चल, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए उस वक्त, कभी बिल्डिंग की तरफ ना भागें आप, ठीक। देखो बहुत ही आसान से लॉजिकल क्वेश्चन, आपको बहुत ही मतलब कि आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। हमें यार घर से बाहर होते हो, अगर ग्राउंड वगैरह अर्थक्वेक क्योंकि आप घर में भागोगे, नहीं ऐसा नहीं। स्टैंड नियर ट्री, क्या हम ट्री के जो नज़दीक जो चीज़ हो रहा है उसके सामने साइड में खड़े हो जाना चाहिए? नहीं ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मूव एन ओपन एरिया या गो अंडरग्राउंड, हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए? नहीं अंडरग्राउंड नहीं होना है, कुछ थोड़े कांड की नजर कराए होंगे, है ना, कांड करने के बाद अंडरग्राउंड, वैसे कांड करना ही नहीं है तो हम ऐसा कांड ही क्यों करें जो अंडरग्राउंड होना पड़े हमें? हाँ, तो अर्थक्वेक होता है अंडरग्राउंड नहीं होना है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ओपन एरिया की तरफ मूव करना चाहिए, जहाँ पे देखो खुला खुला सी जगह है वहाँ चले जाओ। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। हाँ तो चलो थोड़ा सा और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेट मूवमेंट। हमारा अर्थ का कौन सा लेयर है ना, कौन सा लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेट को, कौन सा प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट को मूवमेंट करवाने के लिए। तो कौन सा प्लेट आता है बताओ, कौन सा लेयर आपका? क्रस्ट, कोर या मेंटल एटमोसफेयर। आपका होता है मेंटल वाला प्लेट, मेंटल होता है भाई, मेंटल साहब कहता है चल भाई मूव कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, है ना, तो मेंटल साहब होते हैं। तो विच नेचुरल 27 आते हैं, विच नेचुरल फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल स्टोन। कौन सा नेचुरल फिनोमिना है जिसको कि हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म कहते हैं, बताओ कौन सा फिनोमिना ऐसा? तो कौन सा फिनोमिना ऐसा? लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग, क्योंकि इसको हम जानते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल मतलब लाइटिंग कहीं ना कहीं बात आ रही है, अर्थक्वेक का तो लाइट से क्या लेना है। हम देखें कि जब आप लाइटनिंग जब पढ़ते होंगे तो आपका क्लाउड में कुछ चार्जेस वगैरह हो जाते हैं, फिर वो चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए कुछ लाइटिंग वगैरह का प्रोसेस होता है, ऑलरेडी आपने डिस्कस कर रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? विच स्केल इज यूज फॉर मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा स्केल था बताओ। चलो ये आपका होमवर्क क्या है, इसका आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी किए हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, बस थोड़ा सा तरीका अलग है, तो इसका मुझे कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक। 29 क्या कह रहा है? द बाउंड्री वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट मीट इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा बाउंड्री बताओ, कौन सा बाउंड्री जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट मीट करता है, तो कौन सा बाउंड्री होता है वो बताओ? वो होता है फॉल्ट लाइन, है ना, फॉल्ट लाइन। व्हाट इज द मेन काउज ऑफ सुनामी। सुनामी का मेन काउज क्या है? क्या है सुनामी का मेन काउज? क्या स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा अगर हवा चलने लगे तो क्या सुनामी आ जाएगा? वोल्केनिक इरप्शन की वजह से सुनामी आएगा? नहीं यार। हैवी रेनफॉल की वजह से सुनामी? नहीं। हमने क्या देखा था अभी, जब आपका ओशन वगैरह में जब अर्थक्वेक आता है ना तो आपका सुनामी आता है। तो इसका मेन काउज पूछा था, बताओ मेन काउज क्या है? तो मेन काउज इसका क्या होता है? अर्थक्वेक। क्या होता है? अर्थक्वेक इन किसके अंदर? अंदर वाटर के अंदर, है ना, अंदर ओशन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आई होप कि आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें ना कुछ वैसा
मतलब कि कुछ था नहीं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन भी ना बोलो इसको, बस याद कर रट्टाफिकेशन बोल दो। तो आपको क्या कर लो, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए भाई। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप इसको लेक्चर अटेंड करें। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन लॉजिकल थे, थोड़ा बहुत मान सकते हैं जो आपका जैसे कॉमन सेंस से बेस्ड से कुछ क्वेश्चन, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं और 30 क्वेश्चन कवर करूँगा, वो भी बहुत आसान सब क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस मेहनत करते रहिए और अपने आप पे यकीन रखिए यार, हो जाएगा सिलेक्शन। बस मेहनत करना, मेहनत शर्त है, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत शर्त है। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो भाई फिर सिलेक्शन से दूर है। इसलिए आपको मेहनत करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। अब इस देखो, अब मैं इस चैप्टर के लिए आपको बस मैं 3 लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद मैं आपको वन शॉट लेकर आऊँगा और मैं PYQ लेकर आऊँगा आपके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी वो अपलोड हो। और देखो, आपको बहुत लेवल का लाऊंगा, कुछ ऐसा वैसा वन शॉट नहीं, फ्री बेकार नहीं, अच्छे लेवल का आएगा और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहना बस, ठीक है फिर।